1811 4000। यही कंज्यूमर हेल्पलाइन। जागो ग्राहक जागो। समय में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं बजट के तमाम पहलुओं पर। आज के बजट में काफी लोक लुभावन घोषणाएं की गई हैं। आखिर इसके पीछे क्या मायने रहे, क्योंकि चुनाव आने वाला लगता है, यही कारण रहा, और किस प्रकार से इसका इम्पैक्ट एक आम आदमी पर पड़ सकता है, इस पर हम बातचीत कर रहे हैं। और हमारे साथ दो नए मेहमान जुड़ गए हैं। कमल नयन काबरा साहब हमारे साथ हैं, वरिष्ठ अर्थशास्त्री हैं। आपका स्वागत है कमल जी कार्यक्रम में। साथ ही हमारे साथ प्रोफेसर श्रीराम खन्ना है, ये कंज्यूमर से जुड़े मामलों पर काफी वोकल हैं और काफी समय से काम कर रहे हैं। आपका स्वागत है। और मित्तल साहब और अर्पिता जी तो हमारे साथ हैं ही। बने हुए। काबरा साहब से एक सवाल करते हैं। 150 जिले ऐसे हमारे देश में आइडेंटिफाई किया गया था पॉवर्टी स्ट्रिकन है, बावजूद इसके जब वेवर की बात आई तो केवल 150 जिलों को ज्यादा प्रश्रय न देकर के पूरे देश को कहा गया कि आपको जी हम दे रहे हैं। आपको लगता नहीं है कि वोट आए, शायद यही वजह है कि इस तरह से कार्रवाई की जा रही है? क्योंकि हमारे एक्सपर्ट्स बता रहे थे कि बहुत ज्यादा इससे फायदा नहीं होगा। अर्पिता जी भी यही कह रही हैं, बहुत ज्यादा इसको इस तरह से देने से फायदा नहीं होगा। क्या कहेंगे आप सर? देखिए, ये एक सामान्य प्रवृत्ति रही है हमारे बजट्स में कि जो भी काम करते हैं उसको बहुत थिनली, बहुत हल्की सी लेयर में चारों तरफ फैला देते हैं। निश्चित रूप से एक प्रभावी हमला किसी एक चीज पर करें कि ये समस्या की जड़ है, इस पर इतना करते हैं और उसका निदान हो जाता है, ताकि अगले 2 साल बाद ये फिर नए रूप में नहीं आए। ऐसा सोच ही नहीं है हमारे नीतिकारों में। तो दूसरा ये भी जरूरी है, जिस तरह से जो लोकसभा में ड्रामा हो रहा था कि लाभ होने से ज्यादा किसान को इसका राजनीतिक लाभ क्या होगा, इसकी मारकाट हो रही थी। जिस प्रकार से छोटे हाँ, वो इसी सवाल पर आ रहा हूँ। तो जो छोटे किसानों का अगर सवाल लेना है तो यहां तक कि अगर उनकी नेट लायबिलिटीज आज सरकारी और सार्वजनिक और संगठित क्षेत्र से 0 हो जाती है, तब भी जो असंगठित क्षेत्र से उनकी काफी बड़ी देनदारी है वो बनी बरकरार रहती है। तो एक तो इससे ये संभावना हो सकती है कि इस पैसे को बचा करके शायद कुछ अंशों तक साहूकार के पास और पैसा पहुंच जाएगा। ये भी अर्थव्यवस्था आपस में संबंधित होती है। जैसे 86% किसान जो हैं वो इसी श्रेणी में आते हैं, छोटे मंझोले किसान। तो आखिर आपको यही लगता है जो घोषणाएं हुई हैं उन तक ये फायदा नहीं पहुंच पाएगा? कुछ तक जून तक करने का इन्होंने वादा किया है और अक्टूबर के बाद कभी भी चुनाव हो सकते हैं। तो इसलिए मैं समझ में बैंकों की मशीनरी जो है वो हमारे इतनी चुस्त दुरुस्त है सरकारी विभागों के मुकाबले में कि मुझे ये तो निश्चित नहीं लगता है कि वो कर नहीं पाएंगे। मतलब पर जो आपका जो पहला सवाल था कि सीमित उन इलाकों में करते तो उससे उनका एक तो लाभ जो है राजनीतिक उनको होता ही नहीं होता, और दूसरा जो अनुमान है कि कितना इस समस्या की जड़ें गहरी है और कितना है, शायद इतने फाइन ट्यून डेटा राधाकृष्णन कमेटी के बावजूद भी उनके पास नहीं है। जबकि बैंक सब जगह करते हैं तो उससे राजनीतिक दृष्टि से और प्रशासनिक दृष्टि से दोनों से शायद ही ज्यादा माकूल है। पर असर क्या होगा अल्टीमेटली, ये तो इस पर निर्भर करेगा कि जब तक नॉन वायबल फार्मर्स जो हैं, जो अपने साल भर का अनाज खुद पैदा नहीं कर पाते हैं, वो जो 86% किसानों की जो बात कर रहे हैं, अगर उनको खाद के लिए, बीज के लिए, किसी चीज के लिए कर्ज देना पड़ेगा तो वो चुका तो नहीं सकते, क्योंकि वो जो आपकी राष्ट्रीय रोजगार योजना है वो उन तक पहुंच नहीं पा रही है। 17-18 दिन का मुश्किल काम मिल पाया है। यहाँ रुकूंगा, एक आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कह दी, जून तक पूरा कर देना है ये जो लोन माफी वाली बात है उसको। तो ऐसे में अर्पिता जी गेस कीजिए, लगता है ना कि नवंबर तक तो अब चुनाव हो ही जाएंगे? नहीं, अगर नवंबर तक चुनाव हो गई तो पार्टी को इसकी बेनिफिट मिलेगी। मैं क्योंकि ये जो हम लोगों का सोचने का तरीका है, हम लोग 6 महीने तक अच्छा कुछ होए तो 6 महीने तक उसको याद रखते हैं। ये पब्लिक मेमोरी जो होती है ये 6 महीने तक उसको याद रखते हैं। मगर सर ने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात की है कि राधाकृष्णन कमेटी बिठाई गई, कमेटी ने एक रिपोर्ट दी, रिपोर्ट में कमेटी ने लोन वेवर के बारे में कहा ही नहीं। कमेटी ने किसानों की भी जिस प्रकार से उनकी ये मांग थी, वो चाह रहे थे कि हमारी ब्याज दरों में कुछ कमी की जाए, हमारी जो और समस्या है उनको एड्रेस किया जाए, उस फ्रंट पर सोचा नहीं गया है। तो आखिर ये जो जिस मकसद से किया गया है, इतनी बड़ी घोषणा 60,000 करोड़ रुपए का ऋण माफ करना, कितना फायदा आखिर इनको मिल पाएगा इसका, जो इनका मकसद है जिसके लिए किया गया है? जैसे कि इस बार इकोनॉमिक सर्वे में ने एक अनाउंसमेंट बहुत अच्छी की है, जैसे कि प्राइवेट ग्रीन फील्ड बैंक्स फॉर रूरल सेक्टर। रूरल का जो प्रॉब्लम है, जो
कुछ कुछ चीजों में हम सक्सेसफुल नहीं हुए, जैसे कि हम कोऑपरेटिव सिस्टम में कई जगह पे हमारे फेलियर्स ज्यादा है, सक्सेस स्टोरीज कम है। तो जो चीजें हमारी फेलियर है उसमें ना देख के हम अगर नए इन्वेस्टमेंट कुछ सोच सकते हैं कि रूरल सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर को, सबसे बड़ी बात यह है कि प्राइवेट सेक्टर जिसके पास आजकल पैसे हैं उनको अगर आप एनकरेज कर सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं कि रूरल सेक्टर प्रॉफिटेबल है, उसमें इन्वेस्ट कीजिए, उसमें आप नेटवर्क सेटअप कीजिए, तो उस टाइप के इन्वेस्टमेंट्स हमारे लिए बेहतर है रादर देन लोन वेवर एट अ कंसेशन रेट। प्रोफेसर श्रीराम खन्ना, आप बताएं, ये तो बात हुई किसान की, बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है, पर ग्राहक के हिसाब से आप बताएं ग्राहक के लिए कितना फायदेमंद ये बजट रहा? छोटी कार हो, बाइक्स हो, बाकी काफी घोषणाएं की गई, टैक्स का फायदा हुआ जी, तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गई, उससे सेविंग भी बढ़ सकती है, कंजम्पशन भी बढ़ सकती है, दोनों बढ़ सकती है। तो उससे बहुत ज्यादा लोगों को ये मैसेज भी मिलेगा कि भाई टैक्स देने में फायदा है। 10 साल पहले लोग टैक्स चोरी करने में खुशी रखते थे जी, पर अब ये धारणा बन रही है, कितने टैक्स पेयर और पैन अकाउंट होल्डर्स के नंबर देख लीजिए, एक जमाने में 1 करोड़ थे, अब कई करोड़ हो चुके हैं। तो ये आम आदमी को समझना, सीमा अभी भी बहुत कम है। हाँ, और एक तो टैक्स कम होने से कंज्यूमर के पास डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा, और दूसरा दाम गिरे हैं कई चीजों के जी, टैक्स घटाने से, एक्साइज ड्यूटीज घटाने से इसका कई सेक्टर्स पे असर पड़ेगा। किन किन पे पड़ेगा, कितना पड़ेगा जी, जिन जिन सेक्टर्स में कंपटीशन है, जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर में, तो एक कंपनी कम करेगी तो बाकियों को देखा देखी में करना पड़ेगा कम। इसलिए हमें लगता है कि कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि मिडिल क्लास के कंज्यूमर्स हैं, ये एक काफी वेलकम। और कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सौरभ, जो होम लोन की बात चल रही थी बार बार, उसमें तो बहुत विशेष फायदा नहीं हुआ। हाँ, अलबत्ता गाड़ी खरीदने का जो लोन है, संजीव, जैसे अगर हम देखें और गाड़ी खरीदना सस्ता हो जाएगा, प्रेरोगेटिव में आता है, और बजट से पहले ही बैंक्स ने 2 बार होम लोन की दरें कम भी कर दी, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी दबाव बना रही थी, और बार बार कहा गया वो नाकाफी नाकाफी की बात हो रही है, पर फिर भी बैंक्स ने अपनी ओर से जिस प्रकार से उन पर मैसेज दिया गया, उन्होंने 10 दिन के अंदर ही 2 बार उसको कम भी किया है। हालांकि इससे पहले काफी बड़े हैं, तो लोग इसलिए कह रहे हैं कि नाकाफी है। वहीं आप हमें ये भी बता सकें प्रोफेसर श्रीराम खन्ना, ग्राहक को फायदा इसमें आपने जैसे बताया इन मुद्दों पर रहा है, छोटी कारों के लिए स्पेसिफिकली जैसे एक्साइज ड्यूटी कम की गई है, और छोटी कार का भारत को हम हब बनाने की भी बात कही जा रही है, किस प्रकार से आप एक्शन देख रहे हैं खास करके छोटी कार के बाजार में? क्योंकि अभी अगर हम देखें नैनो आई और बाकी वैसे आम आदमी का सपना हवाई जहाज में उड़ने का पूरा हो चुका है, पर आम आदमी का सपना गाड़ी में बैठने का पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी जो मेजॉरिटी लोग हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते। और अगर नैनो आ जाएगी या और दूसरी गाड़ियों में कम टैक्स लगेगा और वो फ्यूल एफिशिएंट होंगी और वो पोल्यूशन नॉर्म्स को कंट्रोल कर पाएंगी, तो ये एक अच्छी बात है। पर अगर हम मित्तल साहब ये देखें, हमारे देश में 70 लाख दोपहिया वाहन बिकते हैं सालाना, उनको अट्रैक्ट करने के लिए छोटी गाड़ियां पूरी जी जान में लगी रहती हैं। आखिर उसके लिए हमारे यहाँ उस प्रकार का मूलभूत ढांचा नहीं है, इस प्रकार से इतना तेज रफ्तार से हमारे यहाँ बिक्री हो रही है ऑटोमोबाइल क्षेत्र में, उसको एड्रेस करने के लिए आपको लगता है ठोस कदम उठाने चाहिए? उस प्रकार से कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। जो घोषणाएं हुई हैं वो लोगों को अपनी ओर खींचने के लिए बजट को एक चुनावी बजट बना दिया गया है। वो तो है, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं तो है नहीं, पर जैसे ये कह रहे हैं, सौरभ कह रहे हैं, सड़क तो है नहीं और गाड़ियां सस्ती किए जा रहे हैं यार, तेल नहीं है जी, तेल महंगा होता जा रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को महंगा किया गया है रिलेटिवली, क्योंकि आपने बसों वगैरह का जो एक्साइज घटाया है वो कम घटाया है। उनका प्रोडक्शन फॉर एवरी कार दैट इज, फॉर एवरी बस दैट इज प्रोड्यूस, यू प्रोड्यूस 4 पॉइंट सम कार्स। तो इस तरह की सिचुएशन में ये हो ही नहीं सकता है, जो इम्बेलेंस है वो बरकरार रहेगा। आप इसको किस प्रकार से देखते हैं? यूपीए सरकार का पूरे कार्यकाल अब हो गया है, ये 5वां बजट उन्होंने पेश कर दिया है, चिदम्बरम साहब का 7वां बजट, मोरारजी देसाई से एक कम और देशमुख साहब से एक ज्यादा बजट, उनका 7 बजट पेश किए हैं। इस बजट को आप कैसे एनालाइज करते हैं? आपको बहुत लंबा अनुभव है, आप सब चीजों को इतने बारीकी से जानते हैं, समझते हैं, आप बता सकें किस प्रकार से आप रेट करते हैं? इज मोर ऑफ द सेम, इज मोर ऑफ द सेम विथ करेंट आइसिंग ऑफ द करेंट अफेयर्स। जो आजकल की सिचुएशन है उस तरह की उसके ऊपर से लिपापोती की गई है। तो बिल्कुल वही, जैसे आखिर में उन्होंने कहा कि जीडीपी बढ़ाने से लोगों का भला होता है, या उन्होंने कहा इंक्लूसिव ग्रोथ के नाम पर उन्होंने जो 5-6 चीजें मेंशन किए। इसी देश की सरकार के आंकड़े बताते हैं कि 83.6 करोड़ 83.6 लोगों की दैनिक खर्च 20 रुपए से कम है। वो बस तक में जाने को कि उनके पास संभावना नहीं है। अभी कुछ रिसेंट सर्वेज आए हैं कि मेजोरिटी ऑफ द पीपल हिंदुस्तान में अपने जिले से बाहर की ट्रेवल नहीं किए, उन्होंने जिले से बाहर नहीं गए हैं वो।
तो इस तरह के हालात में ऐसे में कार सस्ता किया जा रहा है। कार लेकिन सस्ता एक और किया बात जा है रहा सौरभ, जो हम लोग चाहेंगे कि हम लोग बात करें उसके बारे में, महंगाई अब सीधे तौर पर इसको कैसे एड्रेस किया है चिदम्बरम साहब ने, क्योंकि मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा अगर कोई चीज आज की तारीख में छू रही है लोगों को तो वो महंगाई है। अर्पिता जी क्या कहेंगी, क्या कुछ हुआ है? इसमें महंगाई को कैसे एड्रेस किया गया है वो कुछ पता नहीं चल रहा है सच पूछिए तो, क्योंकि इसमें देखिए महंगाई के कारण क्या है। एक तो है कि ऑयल प्राइसेस जो राइज हो रहा है उसकी एक रिपरकेशंस है। एग्रीकल्चर को हम लोगों ने, किसानों को बहुत सारे कंसेशंस देने की सोची है, सोशल सेक्टर में सोची है, मगर कैसे प्रोडक्शन इंक्रीज किया जा सकता है, कैसे प्रोडक्शन लॉस कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे वो सामान जहाँ पे एक कंट्री को, इंडिया को एज अ होल देखा जाए, नॉट लाइक डिफरेंट स्टेट्स, कहीं पे अगर ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है और कहीं पे नहीं हो रहा है तो वो जो आपका जो डिमांड सप्लाई गैप कैसे मीट किया जाए, वो सारे चीजें इसमें आमतौर से जो स्पीच सुनने में से तो वो दिखता नहीं। साहब आप बताएं, जब पिछला बजट उन्होंने पेश किया था उसके बाद कई राज्यों में चुनाव थे, उस समय महंगाई दर बहुत ज्यादा थी, 6.5 के आसपास चल रही थी, तो उसका खामियाजा भी इनको कई राज्यों के चुनावों में भुगतना पड़ा। एंटी इनकम्बेंसी भी थी, पर एक कारण ये भी रहा महंगाई दर दिखाती है कि हम 4-4.5% के आसपास आ गए हैं, पर हकीकत, जमीनी हकीकत कुछ और है। लोग बहुत परेशान हैं। WPI इंडेक्स को कहते हैं 1980 में तैयार किया गया था डॉक्टर सी रंगराजन के टाइम में, पर उसको अपडेट नहीं कर रहे हैं। जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था बढ़ रही है उसमें न सर्विसेज क्षेत्रों को जोड़ा जा रहा है न दूसरों को, और जो दिखाया जाता है हर शुक्रवार को कि इस प्रकार से ये महंगाई है, वो सही तस्वीर ही नहीं पेश करती है, लोगों को गुमराह किया जाता है। देखिए, आप बताते ये नहीं है कि अभी कीमतों का जो सूचकांक था वो मान लीजिए 190 से बढ़ के 197 हो गया है, तो ये सीधे रूप से अंक, ये जो सूचकांक बनाते हैं वो इसलिए बनाते हैं कि कितने अंक वो बढ़ा, इससे आप सीधे एक मुकाबला हो सकता है। आप ये बढ़ाते हैं महंगाई की दर घटिया बढ़ी, अर्थात उन्होंने ये मान लिया है कि महंगाई की बढ़ना तो प्राकृतिक नियम है, कभी धीरे बढ़ेगी कभी तेज बढ़ेगी, और इसके अंदर जो आदमी समझता नहीं वो सोचता है कि बाजार में कीमतें कम होगी। पर एक जो बहुत मुगालता है, आपने चुनावों की बात की, अगले बजट पर आप जब चर्चा करेंगे और अगर चुनाव हो गया होगा तब भी मुझे पक्का लगता है कि लोग ये कहेंगे कि इसलिए हारे हैं क्योंकि कीमतों पर नियंत्रण नहीं कर पाए, क्योंकि इस बजट में ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है जिससे कीमतों पर नियंत्रण आएगा। एक्साइज ड्यूटी घटा देते हैं, क्या उस एक तो आम चीजों की, आम इस्तेमाल की वस्तुओं का उत्पादन ही नहीं हो रहा है, उनकी कमी है। अनाज में 50% के करीब ऐसी चीजों का उत्पादन होता है जो आम आदमी के बजट का हिस्सा नहीं होती है। फल फूल, हॉर्टिकल्चर, मछलियां, मीट, चीज वगैरह इस तरह की चीजें होती है, तो इनका अनुपात घट रहा है। दाल, तिलहन, इनका उत्पादन बढ़े, ज्वार, बाजरा, इनका उत्पादन, प्रति व्यक्ति उपलब्धता को अगर आंकड़े लें तो आप देखेंगे कि हम बहुत पीछे चले गए हैं। कमल जी, हम इस समय एक अंतराल कर, उससे पहले आपसे एक फाइनल कमेंट लेना चाहेंगे हम। जसवंत सिंह साहब के टाइम भी हमने देखा बजट के बाद चुनाव होना था, उसमें समय था, फिर वोट ऑन अकाउंट था, पर उन्होंने उस समय बजट में कुछ बड़ी घोषणाएं नहीं की थी। उसके बाद वोट ऑन अकाउंट से पहले उन्होंने एक वर्चुअल बजट पेश किया था जिसमें काफी घोषणाएं की गई थी। तो इस बजट का कितना फायदा हो सकता है, क्योंकि चुनावों में काफी समय है, आप भी कह रहे थे पब्लिक मेमोरी छोटी रहती है, तो फायदा आखिर कितना होगा? देखिए, फायदा तो अभी कुछ तो फायदा कुछ लोगों को तो हुआ है ऑन स्पॉट, जैसे मैंने आई थी, जैसे मुझे महिलाओं को हुआ है ऑन स्पॉट किसी को फायदा हुआ है। मगर इन्फ्लेशन की जो बात आती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्फ्लेशन जो आप देखोगे कैलकुलेट हर टाइम हम लोग फूड प्राइसेस पे करते हैं, मगर सर्विस सेक्टर और बाकी सेक्टर्स में भी काफी इन्फ्लेशन हो रहा है जो कि रिकॉर्डेड नहीं हो रहा है, और ये अभी हमें देखना चाहिए कि होलिस्टिक इन्फ्लेशन पिक्चर क्या है, वरना इन्फ्लेशन विल बी एन इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द इलेक्शन। जी, आपका शुक्रिया, आप आए, अपने बातचीत की। और संदीप जी, इसी पर हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। एक लेंगे विराम, लेकिन लौटेंगे तो बात करेंगे। आंकड़े तो बहुत कम दिखाते हैं कि इन्फ्लेशन है, महंगाई है, लेकिन महंगाई बाजार में बहुत ज्यादा, चीजें बहुत महंगी लगती हैं, लेकिन ये सब बात करेंगे। सौरभ, एक विराम लेते हैं अभी। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश शाम बजट पर, और हम बातचीत कर रहे हैं किस प्रकार से आज ये बजट पेश किया गया है। काफी लोक लुभावन बजट है ये, और तमाम क्षेत्रों को इसमें काफी तरह की रियायतें देने की कोशिश की गई है पी चिदम्बरम साहब के द्वारा। और हम इस पे आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ कई एक्सपर्ट्स मौजूद हैं कई क्षेत्रों से, और कमल जी से हम एक बार फिर जानना चाहेंगे। कमल जी, ये बताएं आपको क्या लगता है, ऐसा क्या किया जा सकता था और इस बजट में खास करके एक किसान के लिए, और जो कहा जा रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होना चाहिए था, वो उनका ज्यादा तवज्जो थी, कितना कम होना चाहिए था, आखिर उस फ्रंट पर क्यों कुछ नहीं हुआ है? देखिए, लोन की जो दर है
वो कम होना चाहिए था। जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है, किसान को कितने बार चक्कर लगाना पड़ता है, कितना पैसा रिश्वत में देना पड़ता है, वो सब चीजें। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो इनहेरेंटली नॉन, जिनके पास भी जमीन इतनी कम है और वो वर्षात पर इतने निर्भर हैं कि उनके साथ में अनिश्चितता लगातार उनके जीवन का, उनकी कृषि का हिस्सा है। इसलिए वहां जरूरी ये थे कि वो जो महंगे बीज हैं, महंगी खाद है, महंगी कीटनाशक है, उनसे हटा के जो पारंपरिक कृषि, जो जिसे कहते हैं जैविक कृषि, उनकी तरफ उनको बढ़ाया जाता तो लाभ होता। पर आपने ये जो लोक लुभावन वाला कहा, उस पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि देश के कितने लोग बजट देखते हैं और कितने लोग समझते हैं, उन लोगों के लिए लुभावन होने का मतलब आम आदमी के लिए नहीं है। क्या अगले बजट के वक्त में कोई भी ये कह सकेगा जो सर्वे करा के कि कितने लोग बजट नाम की चिड़िया से वाकिफ है, कि वो कहां से आई, किधर उड़ गई, किसके घर में अंडा रखा, नहीं, किसके लेकिन घर जो में फायदे और नुकसान हो रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म यूज किया जाता है काबरा जी। अगर आप देखें रेल बजट को भी उसी प्लेटफॉर्म के जरिए यूज किया जाता है कि एक मैसेज दिया जाए। जी, बिल्कुल। और इस प्रकार से अब ये बजट है, हालांकि ये चुनाव से पहले उनको पर इतना दबाव भी था, पार्टी का भी और लेफ्ट का भी, कि आप पूरी कोशिश कीजिए कि इस प्रकार से बजट रहे, और कुछ उन्होंने उस प्रकार से करने की कोशिश की है। हालांकि आप ही बताएं प्रोफेसर श्रीराम खन्ना, आप ग्राहक के लिए जैसे बताएं, रूरल बाजार में जो दिक्कतें हैं, जिस प्रकार से हम किसान की बात कर रहे हैं, और अभी काबरा जी कह रहे थे कि उसको साहूकार के भी चक्कर लगाने पड़ते हैं, बैंक के यहाँ जाएं ऋण आसानी से मिलता नहीं है, और साहूकार के चक्कर में वो फंस जाता है। किस प्रकार से वहां का ग्राहक और एक आम इंसान दिक्कत महसूस जब से देश आजाद हुआ है, रूरल इंडेटेडनेस पे पीसीओ किताबें, ग्रंथ, कमेटियां बैठ चुकी हैं ताकि रूरल क्रेडिट को आप स्ट्रेंथन कर सके। कोऑपरेटिव को फैलाया, वो नहीं कर पाए। कई और संस्थाएं बनी, वो नहीं कर पाए। इसलिए ये प्रॉब्लम बजट से सॉल्व होने वाला नहीं है, ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बजट से हम कोई जादू की छड़ी है वो करेंगे और हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। हर प्रदेश सरकार का, हर जिला पंचायत का अपना एक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब तक गुड गवर्नेंस नहीं होगी और जब तक स्टेट लॉज नहीं बनेंगे, किसने मना करा है कि स्टेट गवर्नमेंट्स रूरल इंडेटेडनेस के खिलाफ कानून बना के और प्रोहिबिट कर दें और कहें सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भी जो करता है उसको हम अंदर कर रहे हैं? आप हमें ये बताएं। सबसे बड़ी चीज ये है, इसका मतलब हमें ये कहना है कि आज टर्म्स ऑफ ट्रेड किसान के खिलाफ है, और हम जो शहरी उपभोक्ता है हम इसको वेलकम करते हैं, क्योंकि जिसके खिलाफ सारा सिस्टम चल रहा है टर्म्स ऑफ ट्रेड, और उसको आपने 40-50 हजार करोड़ गरीब और मार्जिनल फार्मर को अगर एक मुश्त माफी दे दी, अरे इससे कई गुना पैसा तो बड़े उद्योगपति खा गए बैड डेट में, एनपीएस में। उसकी क्या हुई? उसकी तो किसी ने डकार भी नहीं ली। इसलिए मैं इसका स्वागत करता हूं, और अगर किसी को नहीं मिला है तो ये सारा काम प्रदेश सरकारों का भी है, वो कुछ करें, केंद्रीय सरकार करे, जिला परिषदें करे, और मिलकर सारी संस्थाएं जो गरीबी है रूरल हिंटरलैंड में उसको फाइट करने के लिए करें। और जो सोशल सिक्योरिटी का है, मैं उसको वेलकम करता हूं। अरे आप बीमा दे रहे हो, आप हेल्थ इंश्योरेंस, और सबसे जरूरी जो हरियाणा और चंडीगढ़ की स्कीम अनाउंस हुई है स्मार्ट कार्ड की, मैं उसका स्वागत करता हूं, क्योंकि मैंने कर्नाटक में देखा कि वो फिंगरप्रिंट से राशन कार्ड को जोड़ने वाले हैं। और काबरा साहब से मेरी अभी बात हो रही थी, अगर हम बीपीएल परिवारों को 2 जून रोटी खिला दें तो इससे बड़ा काम हिंदुस्तान की आजाद कोई सरकार कर नहीं पाएगी। जी ये बताएं, चिदम्बरम साहब ये भी कह रहे थे बजट स्पीच में कि जो बैंक्स के टारगेट होते हैं, वो डबल जो क्रेडिट देना था उसको हमने समय से पहले मीट कर लिया, जो लक्ष्य दिए जाते हैं सब उसको फुली मीट हो रहा है। चलिए कहने में तो अच्छा लगता है, पर जो जरूरतमंद किसान है उस तक पहुंचता ही नहीं है, बड़े किसानों तक ही जाकर रुक जाता है। आखिर वो अभी भी मनी लेंडर से और बड़े ब्याज दरों में जाकर फंस रहा है। उसके लिए क्या करना चाहिए? क्या सिर्फ टारगेट सेट करने से और उनको अचीव करने से हासिल हो पाएगा, या और कुछ करना चाहिए इसमें? ये बात जो श्रीराम खन्ना जी पॉइंट आउट किए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर इस क्षेत्र में कुछ करना है तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकता। इसमें ये डिसेंट्रलाइज्ड वे में करना है। यहाँ पे पंचायत का काफी ज्यादा रोल रहता है, क्योंकि फाइनली उनके पास ही ये इंफॉर्मेशन रहता है कि किसका प्रॉब्लम किसको क्या है। तो ये जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग फ्रॉम पंचायत लेवल टू द सेंट्रल लेवल एंड देन द एलोकेशन शेयरिंग फ्रॉम द सेंट्रल थ्रू द स्टेट टू द पंचायत हैज टू बी स्ट्रीमलाइन्ड। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस पैनल को हम विराम लगाएं, उससे पहले मित्तल साहब आपसे कमेंट देना चाहेंगे। हमने सभी क्षेत्रों की बातचीत की, और सबसे पहला जो हम देखते हैं असर पड़ता है बाजार पर पड़ता है। बाजार तेजी से गिरा और दबाव था बाजार पर। आखिर बाजार किस प्रकार से देख रहा है इस बजट को? देखिए, अभी तक जहां तक बाजारों का सवाल है, बाजार अभी भी इस बजट में थोड़ा सा नेगेटिव व्यू बनाए हुए है, क्योंकि बाजार काफ़ी अपेक्षाएं, काफ़ी आशाएं कर रहा था कि कुछ बेसिक इश्यूज जो हैं इसमें एड्रेस होंगे।
बाजार को लोन वेवर वगैरह से कोई मतलब नहीं था, लेकिन अगर इरिगेशन के ऊपर एक पॉलिसी आती और इसका लॉन्ग टर्म एक सोल्यूशन सामने आता तो बाजार एक उसको इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह से देखता और उसका काफ़ी स्वागत करता। तो मैं समझता हूँ कि बाजार में जो बेसिक पॉलिसी या लीडरशिप डिसीजन है वो कंप्लीटली मिसिंग है। अगर हम पावर को ले लें तो पावर में भी जो इन्वेस्टमेंट का मुद्दा है, कहाँ से हम 77,000 मेगावाट 11 5-year प्लान में अचीव कर पाएंगे, उसका फाइनेंस कहाँ से आएगा। अगर इस तरह के कुछ मुद्दे एड्रेस होते हैं तो मैं समझता हूँ बाजार उसका स्वागत। शुक्रिया, आप आए, बातचीत की, धन्यवाद। तो समय पर हमारी एक खास पेशकश जारी है बजट पर। इसके सभी पहलुओं पर हम सरल अंदाज में आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको ये बताने की कोशिश है हमारी कि आखिर बजट में आपके लिए क्या है। बने रहें आप समय के साथ। आपका एक बार फिर स्वागत है। तो अगले साल चुनाव है और उससे पहले ये जो आज का बजट रहा लगता है चुनावी बजट ही था। काफी लोक लुभावन इसमें घोषणाएं हुई हैं। हम सुबह से ही तमाम पहलुओं पर बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ नए मेहमान जुड़े हैं, आइए हम आपसे उनका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ अर्थशास्त्री पीके चौधरी साहब हैं, ये वाइस चेयरमैन हैं इकरा के। आपका स्वागत है चौधरी साहब कार्यक्रम में। साथ ही हमारे साथ कयूर बख्शी साहब भी हैं, ये प्रेसिडेंट हैं ICSI के। आपका भी स्वागत है कार्यक्रम में बख्शी साहब। और प्रोफेसर श्रीराम खन्ना हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इससे पहले कि हम बातचीत को आगे बढ़ाएं, एक निगाह डाल लेते हैं आखिर जो अब टैक्स स्लैब्स में बदलाव हुआ है इससे आपको किस तरह फायदा होने जा रहा है। जिस प्रकार से अब एक इंडिविजुअल के लिए 1.5 लाख तक की आय पर कोई कर नहीं लगेगा, महिलाओं के लिए ये सीमा को बढ़ाकर 1,80,000 कर दिया गया है और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2,25,000। इसमें अगर आपकी 3 लाख तक की आय थी तो आपको अब जो फायदा होने वाला है वो 24,000 का रहने वाला है। 4 लाख तक की आय पर 34,000 का इसमें फायदा होगा और 5 लाख तक की आय पर 44,000 फायदा रहने वाला है। और इससे ऊपर जिस प्रकार से 30% है तो उसी प्रकार से आगे का टैक्स कैलकुलेट होगा। तो इस प्रकार से आपको फायदा होने वाला है जो आज ये घोषणाएं की गई हैं। हम IAC पर एक रिएक्शन लेते हैं। बख्शी साहब, आप पहले हमें ये बताएं, जो आज बदलाव किए गए हैं इसमें एक इंडिविजुअल के लिए तो फायदा हो गया, पर कॉर्पोरेट्स भी उम्मीद लगा के बैठे थे, वो भी वित्त मंत्री के पास गए थे कि कॉर्पोरेट टैक्स में कुछ राहत मिले, उस फ्रंट पर कुछ भी नहीं हुआ। कॉर्पोरेट्स में थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ। कॉर्पोरेट्स चाहते थे कि मतलब टैक्स रेट में कमी की तो कोई संभावनाएं नहीं थी, बट सरचार्ज या सेस कम होने की थोड़ी उम्मीद थी, वो नहीं हुआ है। बट जैसे इंडिविजुअल टैक्सेशन में उन्होंने बड़ा बोल्ड स्टेप ले लिया है जी। जनरली नॉर्मल फाइनेंस मिनिस्टर 1,10,000 से 1,20,000 1,25,000 तक जाते थे, इन्होंने अक्रॉस द बोर्ड सीधा 1,50,000 कर दिया। इसके इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स में काफी राहत होगी और इस मैं समझता हूं कि थोड़ा पॉपुलिस्ट स्टेप्स है जो आप कह रहे थे, उस हिसाब से कॉर्पोरेट्स को आज इस बजट में कुछ नहीं मिला है। जी, हम आपसे बातचीत आगे बढ़ाएंगे, चौधरी साहब के बताएंगे, पर उससे पहले हम मुंबई का रुख करते हैं। मुंबई में शैलेश हरिभक्ति साहब हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेश जी, आपका स्वागत है। आप भी बता सके आप किस प्रकार से देख रहे हैं जो आज बदलाव किए गए हैं, और फाइनली हम देख रहे हैं एक ग्राहक और एक आम इंसान के लिए काफी कुछ किया गया है। कई क्षेत्रों के लिए इसमें घोषणाएं हुई हैं। स्पेसिफिकली जो लोग कर देते हैं उनके लिए आप बता सकें, सेक्शन 80C की जो सीमा है 1 लाख की, उसमें कुछ फेरबदल नहीं हुआ। क्या इसको बढ़ाया जाता तो और बेहतर रहता? क्या इसको बढ़ाया जाता तो और? मैं पहले ये कहूंगा कि ये भारत की अर्थ हिस्ट्री में एकदम बढ़िया बजट गिना जाएगा, क्योंकि इसमें सब प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। इंडिविजुअल टैक्स रेट्स, टैक्स स्लैब्स जो बदले गए हैं, उससे परचेसिंग पावर जो लोगों में है वो बढ़ जाएगा काफी तरह से, जिससे कंजम्पशन को फिलिप मिलेगा और कंजम्पशन अगर होगा तो प्रोडक्शन होगा और इससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। जब हम देखते हैं कि इंटरनेशनल क्यूज पे ही हमारा मार्केट चल रहा है और जो इंटरनेशनल क्यूज हैं वो थोड़े से वीक हैं, तो डोमेस्टिक क्यूज को कैसे अच्छे किए जाएं, ये इस बजट में दिखाया गया है। ये बहुत ही प्रोग्रेसिव बजट है, क्योंकि इसमें टैक्स फ्रेमवर्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सबसे कम अमेंडमेंट्स जो मैंने देखे हैं मेरी जिंदगी में वो इस बजट में है। तो ये बहुत स्टेबिलिटी लाता है। एक टेक्नोक्रेटिक बजट है जहां
डेट मार्केट पे ध्यान दिया गया है, पैन नंबर पे ध्यान दिया गया है, स्किल एनहेंसमेंट पे, एनवायरनमेंट पे, तो इसको मैं सस्टेनेबिलिटी बजट कहूंगा। और इसलिए मैं समझता हूं कि इससे बहुत पॉजिटिव इफेक्ट होगा जब लोग समझ पाएंगे कि क्या हो रहा है इस बजट से। इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत फिलिप मिलेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, सेविंग्स बढ़ेंगे और लोगों को ये 10 से 15% जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन किया गया है वो लोग भूल जाएंगे और अपना शेयर का जो निवेश किया हुआ है वो थोड़ा सा और रख लेंगे 1 साल के लिए। तो मैं समझता हूं कि बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं। एटीसी को बढ़ाने का मुझे कोई जरूरत नहीं लगती है। उसमें एसेट्स जो क्वालिफाइड हैं उसमें पोस्ट ऑफिस सेविंग्स एडिशनली दे दिए गए हैं, तो मुझे कोई ये नहीं लग रहा है कि उसमें कोई बढ़त होनी चाहिए। ये स्लैब एनहेंसमेंट बहुत ही अच्छा नुस्खा है। देयर आर डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज जिनको उनको खुश रखना पड़ेगा, इलेक्शन आ रहा है उनके लिए कुछ करना पड़ेगा, ये सब कुछ मिला के हमें लग रहा है कि सबको थोड़ा थोड़ा खुश करना, सबको थोड़ा थोड़ा बांट देना, प्लीज ऑल, ये कोशिश हुआ था। आप ये बता सकें, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं आज सभी वर्गों के लिए कुछ ना कुछ घोषणा हुई है। एक्सपोर्टर्स के बारे में हम आपसे राय लेना चाहेंगे। उनके लिए आज वित्त मंत्री ने कहा कि 8,000 करोड़ रुपए का हम आपके लिए ऑलरेडी पैकेज दे चुके हैं। मार्केट स्टेबलाइजेशन फंड का जिक्र किया और उनको लगा कि अगर आगे आवश्यकता होगी तो हम उस पर सोच सकते हैं। कुल मिलाकर जिस प्रकार से रुपया मजबूत हुआ और अर्थव्यवस्था में जो अब दबाव कुछ ना कुछ कहीं नजर आ रहा है, आने वाले दिन क्या काफी कठिन रहेंगे? आज तो इन्होंने लोक लुभावन घोषणा कर दी, पर जिस चीज की जरूरत थी शायद वो नहीं की। देखिए, हमें जो लग रहा है कि हमारा इकोनॉमी में जो प्रॉब्लम्स होने वाला है 2009 का, उसका बाद में उसका अभी शुरू हो रहा है। हमें लग रहा है कि देखिए 3 चीज हो रहा है। एक तो जो कॉस्ट ऑफ मैन पावर, उनका अवेलेबिलिटी कॉस्ट बहुत बढ़ गया, स्पेस कॉस्ट लाइक रेंट, प्रॉपर्टी कॉस्ट बहुत बढ़ गया, रूपी का एप्रिसिएशन हो गया, तो दोनों तरफ से प्रेशर आ रहा है। यूएस में इकोनॉमी इज नॉट डूइंग सो वेल, जो सर्विस सेक्टर जो हमारा ग्रोथ वो आगे जाके थोड़ा ढीला पड़ेगा, तो ये सब मिला के इकोनॉमी के लिए प्रॉब्लम आने वाला है। उनको एड्रेस करने के लिए जो करना चाहिए था एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, वो शायद काफी नहीं किया हुआ है। जी, कयूर बख्शी साहब, आप हमें बता सकें, सरचार्ज की भी बात हो रही थी कि जब अच्छे टैक्स कलेक्शन है तो सरचार्ज वैसे ही टेम्परेरी होता है, उसको हटा दिया जाए। उस पर भी कुछ नहीं हुआ है। कॉर्पोरेट टैक्स पे भी हमने देखा निराशा हुई, सरचार्ज पर भी उन्होंने कुछ नहीं छुआ। इनफैक्ट जो अब रेट है 30%, फिर एजुकेशन से फिर सरचार्ज 34% बैठ जाता है। सही बात। तो इस चीज में मैंने जो आगे कहा, उम्मीद जरूर थी। सरचार्ज के 2 पे मैंने, एक तो यूनिफॉर्म रेट होना चाहिए, बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि 30% प्लस दिस करके कहीं 34% हो, कहीं पर 33.25% हो। तो इसलिए एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर के हिसाब से हम सरचार्ज के ये मानते थे कि सरचार्ज कम हो जाएगा और अल्टीमेटली एबॉलिश हो जाएगा। इस बजट में नहीं हो पाया, उनकी भी कोई मर्यादाएं रही होगी जैसे बताते हैं। जी, खन्ना साहब, कुछ ग्राहक के लिए और कुछ क्या हो सकता था या बहुत कुछ हो गया है? नहीं, आज अनाउंसमेंट तो बहुत मिडिल क्लास के को इससे बढ़िया बजट नहीं मिलेगा, क्योंकि आप इस बजट को अकेला मत देखिए। अगर आप 5 साल का कंसिस्टेंटली गुड रिकॉर्ड देखें और 5वें साल में पहुंचकर कोई अपनी सक्सेस को शेयर करने के लिए जनरस 50,000 रुपए का वेवर कर दे फार्म लोन्स को, तो इट इज ए मेजर ऑफ कॉन्फिडेंस कि हमारी अर्थव्यवस्था इस स्थिति में पहुंच गई है कि अगर एक क्षेत्र में मुसीबत आ रही है गरीब किसान को। और खन्ना साहब, ये तो रहा एक तर्क। आप बताएं हमें, चौधरी साहब, ये जिस प्रकार से कह रहे हैं अच्छी अर्थव्यवस्था कर रही है, वेवर कर दिया है, पर ये कि गलत प्रेसिडेंट सेट कर सकता है। हाँ, आपको ये हमें लगता है, मैं उनसे सहमत नहीं हूं। उन्होंने जो बोला हमें लग रहा है गलत बोला। क्या होता है, अगर आपको देना है 50,000 60,000 की, आप 60 लाख दे दीजिए करोड़, लेकिन देने का तरीका है, दी वे आप दे रहे हैं, आप एक गलत प्रेसिडेंट क्रिएट कर रहे हैं। जो लोग सही तरह से आपका लोन सर्विस कर रहा था, जो डिफॉल्ट नहीं कर रहा था, उनको अभी लगेगा कि हमें डिफॉल्ट करके जो डिफॉल्ट किया उनको इंकरेजमेंट मिल रहा है, और जो मैं रेगुलर पेमेंट कर रहा हूं मेरे लिए कोई सफरिंग हो रहा है, तो नेक्स्ट टाइम मैं भी नहीं दूंगा। इसके पहले हमारे साथ जुड़ गई हैं आप, जिनको भी इंट्रोड्यूस कर दीजिए। हमारे साथ नमिता गौतम जी आ गई हैं, ये एफएलओ की पास्ट प्रेसिडेंट है। आपका स्वागत है नमिता गौतम जी। ये बात जो हम कर रहे हैं, इसमें एक चीज सामने आती है, एग्रीकल्चर ग्रोथ 2.6% के आसपास रहा है, और उसके बाद आप इस तरह से वेवर्स दे रहे हैं, 60,000 करोड़ वैसे ही आपने दे दिया। आपको लगता है कि एक तो जो ग्रोथ प्रोसेस है उसमें एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है
वो अपने आप में बहुत ज्यादा स्वस्थ नहीं, और ऊपर से इस तरह से दे दे, एक जो क्रेडिट कल्चर की बात ये कर रहे हैं वो खराब होता है। किसानों को क्या यही एक रास्ता है फायदा पहुंचाने का, और कोई रास्ता नहीं था क्या सरकार के पास? या यूं कहें कि चुनाव चूंकि सामने है तो यही सबसे सुगम रास्ता है? मैं आपसे इस बात से सहमत होंगी कि अगर ये सिर्फ एक टाइम के लिए ये किया गया है तो जो आप कह रहे हैं वो ठीक है कि अगर हमने 5 साल में अच्छा परफॉर्मेंस किया है तो हम दे दें, पर एक प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहिए। जो आपने कहा कि अगर हर आदमी यही समझने लगे कि मैं लोन ले लूं और फिर वेव हो जाएगा, तो वो एक उस तरह का कभी प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहिए। दूसरी बात ये है कि इलेक्शन ईयर है, इसमें कोई शक नहीं है, पर एक लॉन्ग टर्म जो देखना चाहिए एग्रीकल्चर सेक्टर को, रूरल सेक्टर को जो डेवलप करने के लिए, वो तो उसमें तो काफी उसके लिए प्रावधान करे गए हैं इस बार, जो कि जिनका के असर थोड़े आगे जाके महिलाओं का आज तो नहीं पता। महिलाओं का एक प्रतिनिधि मंडल वित्त मंत्री से मिलने गया था, होम लोन का वो तो चलिए बजट से पहले ही हो जाता है, हुआ भी। आपने बोला महंगाई को, आपने बोला जो के लिए महिलाएं रहती हैं उनके लिए राहत दी जाए, जो फार्मर्स की विधवाएं हैं उनके लिए, जो आज बजट में अनाउंसमेंट्स हुई हैं उसमें एक महिला के लिए 1,80,000 तक कोई कर नहीं है, और भी महिलाओं को लेकर उन्होंने कई घोषणाएं की हैं। आप किस प्रकार से देख रहे हैं, सहमत हैं और संतुष्ट हैं, मतलब जिस प्रकार से आज जो बजट आया, सेटिस्फाइड हैं? मैं सिर्फ इसको एक तरह से देखूंगी, जो फाइनेंस मिनिस्टर ने आज एक चीज जो कही, अगर सिर्फ एक वो चीज को अगर टेक केयर कर लें तो आई थिंक हम सभी खुश होंगे। जो उन्होंने कहा कि आउटले से ज्यादा हमें आउटकम पर अगर जोर देना चाहिए और उसको इम्प्लीमेंटेशन पर, मॉनिटरिंग पर और रिव्यू पर उसको फोकस करना चाहिए। तो अगर वो जो भी एलोकेशन करा है, और जेंडर बजटिंग जो एक बहुत बड़ा इश्यू है ही, जिसमें कि जो भी अगर जो एलोकेशन विमेन और चाइल्ड वेलफेयर से रिलेटेड या हेल्थ सेंटर से रिलेटेड जिस भी उस पर कर रहे हैं, तो उसका तो पूरा बेनिफिट विमेन को मिलता ही है। रेणुका जी तालियां बजवा रही थी जब अनाउंस हुआ कि विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को ज्यादा पैसे मिलेंगे। ये बताइए खुले तौर पर इंक्रीज हो गया 24%, लेकिन ये बताइए हमें, कांग्रेस को महिलाएं वोट देंगी ना इसके बाद? अब ये तो बहुत पर्सनल क्वेश्चन है। नहीं, अभी तो ये बहुत अब ये तो महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जब आप कह रही हैं कि चुनावी बजट है, तो क्या आपको लगता है कि ये सब जो है फैक्टर्स? इसमें देखिए एलोकेशन ये तो फर्स्ट स्टेप है, ये तो अभी पॉलिसी डिसीजन है, उसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होता है सारी चीज तो उस पर डिपेंड करती है। अभी जेंडर बजटिंग है जहां इस वक्त वित्त मंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित कर रहे हैं, उसी की तरफ आइए हम रुख करते हैं और देखते हैं। The India growth story is intact. Let there be no apprehension on that ground. In the first 3 quarters of this financial year, the growth rate has been 8.9%. The average for the last 3 years has been पेश किया है। ऐसे में आप हमें ये बता सकें, कुल मिलाकर जो बजट आज पेश हुआ, इसमें सबसे ज्यादा जो फोकस रहा वो लगता है कृषि क्षेत्र पर ही रहा। कृषि क्षेत्र में आपने बताया जिस प्रकार से ये अब जो प्रेसिडेंट सेट होगा ये ठीक नहीं है। कृषि क्षेत्र में ये भी कहा जा रहा है कि 4% का हमें विकास दर हासिल करनी है, उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, हमें लग रहा है कि कृषि क्षेत्र में अगर विकास करना है 4% और उससे भी ज्यादा, तो दूसरा तरीका से करना पड़ेगा। ये जो कॉन्सेशन, सब्सिडी, ग्रांट, वेवर, राइट ऑफ, ये तरीका नहीं है। जो एग्रीकल्चर पॉलिसीज है, जैसे इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनता था, ऐसा कोई एग्रीकल्चर पॉलिसी नया बनाना पड़ेगा, नेशनल लेवल एग्रीकल्चर पॉलिसी, बिकॉज ये स्टेट लेवल सब्जेक्ट है, वो एक बड़ा प्रॉब्लम है। बट ये जो फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग है, छोटा छोटा किसानों में बांटा हुआ है, बहुत स्कैटर्ड, कंसोलिडेशन ऑफ फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग एक स्टेप लेना चाहिए। सेकेंड, द मिनिमम कमर्शियल साइज ऑफ होल्डिंग, बिकॉज ऑफ जो रूरल एग्रीकल्चर लैंड सीलिंग लॉज है कि 15 एकड़ से ज्यादा कोई होल्ड नहीं कर सकता है, तो इसलिए फॉर इन्वेस्टमेंट जो कृषि क्षेत्र में वो ज्यादा फायदामंद नहीं है, तो लोग कृषि में इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहते हैं एक्सेप्ट फॉर फ्यू स्टेट्स, तो वहां करना चाहिए। थर्ड, एनकरेजमेंट ऑफ कैश क्रॉप्स, ये जो किसान ज्यादा से ज्यादा गेहूं या चावल ये दोनों ही लगाते हैं, थोड़ा सा अनाज, सो लॉट ऑफ कैश क्रॉप्स जिसका बहुत मार्केट वैल्यू है, इन चीजों पर ज्यादा ध्यान उसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करना, आप बहुत सारे स्टेप ले सकते हैं। एक तो कृषि रहा, और साथ में बख्शी साहब टैक्सेशन पर जिस प्रकार से लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं क्या होगा बजट में निकलकर, राहत तो मिली, पर फिर मुद्दा यही निकल कर आता है कि बहुत कम लोग टैक्स देते हैं। टैक्स बेस को बढ़ाने में ये इतनी बड़ा, अगर हम देखें जो अर्थशास्त्री इस सरकार में जुड़े हुए हैं, अब 5 साल हो गए पूरे, आखिरी बजट था, फिर मतलब अगर हम देखें चुनाव आने अगले साल,
तो आखिर टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, आपको क्या लगता है? उन्होंने अपने निवेदन में बताया कि टैक्स बेस वाइडन करना है। एक टैक्स पेयर को एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए सिस्टम में, और कॉन्फिडेंस तब आएगा जब ऐसे स्टेप लिए जाएंगे एज फार एज द इंडिविजुअल्स आर कंसर्न कि भाई टैक्स की एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ा दी जाए, स्लैब में रिवीजन हो जाए। इससे काफी लोग टैक्स भरने के लिए अपने आप आगे आएंगे, और ये होता रहा है। टैक्स बेस इज वाइडन और इट विल फर्दर वाइडन विद दिस स्टेप। आप बता सकें प्रोफेसर अग्रवाल, प्रोफेसर जीडी अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये भी अर्थशास्त्री हैं। प्रोफेसर अग्रवाल, आप हमें ये बताएं, आपको क्या लगता है कैसे टैक्स बेस को कैसे बढ़ाना चाहिए और लोगों को दायरे में लाया जाए? देखिए, जहां तक टैक्स बेस बढ़ाने की बात है, ये बहुत लंबी चौड़ी डिमांड कई सालों से चली आ रही है। मैं इस चीज में बिल्कुल बिलीव नहीं करता। पहली चीज, मैं समझता हूं कि मैनेजमेंट का एक प्रिंसिपल है ABC एनालिसिस। आप कॉन्सेंट्रेट करिए एक कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर्स के ऊपर जो करोड़ों रुपया कमाते हैं, वो ठीक तरीके से टैक्स दें। जो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, वो C कैटेगरी के टैक्स पेयर्स हैं, उस पर कॉन्सेंट्रेट करके इनकम टैक्स ऑफिसर कह देगा कि मैंने 20 केसेस आज कर दिए, लेकिन उससे मिला क्या? कुछ उसकी जो सैलरी की कॉस्ट है वो भी प्राप्त नहीं हुई उसको टैक्स करने के बाद। इस प्रकार से अगर जो ABC कैटेगरी के हिसाब से सब टैक्स पेयर्स को बांटा जाए, उसमें A और B कैटेगरी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया जाए, और ये जो एग्जेम्पशन लिमिट 1,50,000 की गई या 2,25,000 रुपए सीनियर सिटीजन्स के लिए की गई, ये एक ठीक प्रकार का कदम है, ताकि वो छोटे मोटे जो टैक्स पेयर्स हैं वो और उससे बदनामी भी होती है डिपार्टमेंट की। चलिए, वैसे अग्रवाल साहब, यहाँ एक और सवाल उठ जाता है। नमिता जी, आपसे जानना चाहूंगा कि अब ऐसे में आज हमने देखा कि बजट पेश होने के साथ बैंकों के शेयर जो थे वो नोज डाइव कर गए। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल है, ये जो वेवर हुआ है, आखिर ये वेवर किसके मत में जा रहा है? क्या बैंकों को पैसा देना पड़ेगा, सरकार इंतजाम करेगी? ये सब कुछ नहीं बताया गया बजट में। और ना मुझे ये लग रहा है कि ये रूरल सेक्टर के लिए जा रहा है। ये तो एक वन टाइम वेव ऑफ है, तो इससे कहीं कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट तो किसी को भी नहीं होने वाला है। और जाएगा कहाँ से पैसा? ये शायद बैंक्स, लोन्स वगैरह। चौधरी साहब, आप बताएं भी, क्योंकि क्लियर नहीं है। अगर बैंक्स करेंगे तो बैंक्स के ऊपर तो बहुत ज्यादा दबाव पड़ जाएगा उनको। आपको क्या लगता है किस प्रकार से वर्कआउट होगा इतना 60,000 करोड़ रुपए का ऋण माफ होना? देखिए, दो चीज है। एक तो ये जो 60,000 करोड़ है, इसमें से कितना बैंक इनकम में ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर चुका है और कितना नहीं कर चुका है, एक तो वो डिसाइड करना पड़ेगा। मान लीजिए ये पूरा 60,000 करोड़ का जो बात हो रहा है, सारे बैंक ने अपना इनकम में पहले ले चुका है, तब तो बड़ा मुसीबत आएगा। नेटवर्थ से बहुत घट जाएगा, नेटवर्थ तो एकदम सब्सटेंशियल डेंट ऑन नेटवर्थ हो जाएगा। बैंकिंग को अपने आप से चलने दिया जाए अगर इस प्रकार से, मतलब आपको क्या लगता है कितना सही है ये? क्योंकि एकदम कंपटीशन का इतना जमाना है। हाँ। इस प्रकार से आप अपना इलेक्शन टाइम में इस प्रकार से आप अपने गोल्स को मीट करने के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं करें और दबाव फिर बैंक्स पर आए, कहां तक सही है? अगर बाई चांस ये हो गया कि अगर गवर्नमेंट डिसाइड किए, गवर्नमेंट बजट एलोकेशन से उसको एलोकेट कर देंगे कि बैंक का जो इतना लॉस होगा वो सरकार भर देंगे। अगर ये कर दिया तो एटलीस्ट कम से कम ये बजट एलोकेशन से आ रहा है, बैंक का ऊपर दबाव नहीं पड़ेगा। वो रहे तो ज्यादा आपको लगता है बेहतर है, कम से कम। आप ये भी बताएं नमिता जी, महिलाएं कुछ और अगर ऐसा चाह रही हो, आपको क्या लगता है जो उम्मीदें थी पूरी खरी उतरे हैं उस पर वित्त मंत्री, या कुछ और भी आपकी मांगे थी? देखिए, मुझे लगता है जो जेंडर बजटिंग का जो इश्यू है, अगर हम उसको ठीक से इम्प्लीमेंट करें तो सब तरह से औरतों को बेनिफिट होगा। सभी इंडस्ट्रीज और यूं कहे कि सभी मंत्रालयों से जो भी जितना एलोकेशन होगा उसका फायदा मिलेगा। पर अभी बात वही जो आपने कहा कि अभी अवेयरनेस ही नहीं है इसके बारे में। इवन मिनिस्ट्री लेवल पे, हाईएस्ट लेवल पे हो सकती है कि उसके बाद में मालूम हो, पर लोएस्ट लेवल पे अभी मिनिस्ट्री में ही कोई वो नहीं है उससे। तो जो बेनिफिशियरी उनको तो कुछ पता ही नहीं है। जी। और अग्रवाल साहब, एक बात जो खास तौर पे सबके लिए बहुत चिंता की विषय, इन्फ्लेशन, महंगाई कम होगा, क्या उसको एड्रेस किया गया लगता है आपको इस बजट में? क्योंकि उस तरफ ध्यान दिया है चिदम्बरम साहब ने। ये देखिए, कोशिश की गई है कि इन्फ्लेशन को टारगेट किया जाए, लेकिन ये जो बजट है मेरे विचार से इन्फ्लेशनरी होगा, और इन्फ्लेशन एक नई सीमा शायद हो सकता है छू जाए अगर एप्रोप्रिएट मॉनेटरी पॉलिसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ड्यूरिंग द ईयर अडॉप्ट नहीं की। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कोऑपरेट करता है और एक अच्छी स्ट्रांग मॉनेटरी पॉलिसी लाता है और जो M3 की ग्रोथ है 19.2 से कम करके 14 या 15% पर ले आता है, तब हो सकता है कि ये इन्फ्लेशनरी ना हो। जैसे कि एक्साइज ड्यूटीज में जो कमी की गई है, उसका अभिप्राय यही है कि किसी तरीके से इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए, लेकिन इन्फ्लेशन कंट्रोल इस प्रकार से होने वाला नहीं है,
क्योंकि ये जो पैसा एक आने वाले इलेक्शन के लिए भी पैसा खर्च होगा, वो पैसा कुछ अनअकाउंटेड कॉर्नर से आएगा, कुछ ब्लैक मनी से आएगा, कुछ अकाउंटेड मनी से आएगा, वो भी मार्केट में आएगा, तो मनी सप्लाई बढ़ेगी। तो इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर आप हमें चौधरी साहब ये बताएं, हमने सभी क्षेत्रों की बात की, कृषि के लिए तो निश्चित तौर पर बड़ा पैकेज रहा, टैक्सेशन पर राहत मिली, महिलाओं के लिए, माइनॉरिटीज के लिए। हम आपसे हेल्थ के बारे में और एजुकेशन के बारे में जानना चाहेंगे। इनके लिए भी घोषणाएं हुई हैं और एलोकेशन बढ़ाए गए हैं, पर फिर भी अर्थव्यवस्था का फायदा जो है वो सब तक नहीं पहुंच पा रहा है, जो तेजी की हम बात कर रहे हैं, और जो अब दबाव आने वाले दिनों में देखा जाएगा। तो आखिर कितनी बड़ी चुनौती है ये हमारे लिए? देखिए, जो हमारा अभी प्रॉब्लम है, एक मेजर प्रॉब्लम है एडिक्वेट सप्लाई ऑफ स्किल्ड मैन पावर एट रीजनेबल कॉस्ट। उनके लिए स्किल अपग्रेडेशन, एजुकेशन, ये बहुत जरूरी है। एंड इस बजट में कम से कम मैं ये तो बोलूंगा कि उन्होंने जो एलोकेशन किया या जो एफर्ट्स किया एजुकेशन और हेल्थ केयर में, काफी कोशिश किया, अच्छा किया जी। फिर भी जो रूरल एजुकेशन, रूरल प्राइमरी एजुकेशन, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंस नहीं दिया। अगर बेस लेवल में रूरल प्राइमरी एजुकेशन में अगर नजर नहीं दिया जाए, उसके ऊपर लेवल में जो सारे इन्वेस्टमेंट किया जाए, तो बेस तो कच्चा रह जाएगा। तो थोड़ा अगर ध्यान देना चाहिए, जो गांव के प्राइमरी स्कूल्स जो है, उनको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचिंग फैसिलिटी, ये सब थोड़ा दिया जाए। सेकेंड, हेल्थ केयर सेक्टर में भी अगेन सेम थिंग आई कम टू रूरल हेल्थ केयर जो है, गांव का जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है, उनका ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। स्पेशलाइज्ड बॉडीज लाइक कैंसर और अदर सीरियस डिजीजेज इज वन थिंग, बट बेसिक हेल्थ, जो बेसिक प्राइमरी हेल्थ एट विलेज लेवल और प्राइमरी एजुकेशन एट विलेज लेवल आर वेरी क्रिटिकल फॉर इंडियाज ग्रोथ फॉर नेक्स्ट फ्यू ईयर्स टू कम। जी चलिए, ये कहीं ना कहीं राजनीति है जो इस बात के लिए बाध्य कर रही है सरकार को कि ऐसे कदम उठाए जो कि हम कह सकते हैं कि गुड इकोनॉमिक्स नहीं, और कहा भी जाता है कि गुड पॉलिटिक्स इज नॉट गुड इकोनॉमिक्स। तो शायद यही वजह है कि लोन वेवर्स की गई हैं, और बार बार ये कह भी रहे हैं कि लोन वेवर्स बहुत अच्छा कदम कहा जा सकता है, ऐसा नहीं है। लगता यही है कि क्योंकि चुनाव है तो उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करना है, एक बड़ा वोट बैंक है, उसके लिए किया गया है। पर राजनीति जो है वो लगता है जो अर्थनीति है, एक बड़ी इकोनॉमिक्स की टीम है, फिर भी इस प्रकार से अनाउंसमेंट्स हुई हैं इलेक्शन टाइम को मद्देनजर रख के, लगता है। और वो टैक्सेशन वाले मामले में भी दिखता है सौरभ, कई साहब बार बार ये बात कह भी रहे हैं, और हम देख भी रहे हैं आंकड़ों के मुताबिक कि फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है उन लोगों को जो लोग की एसएससी के लिमिट में आते हैं, इस बात को नजरअंदाज करते हुए कि क्या टैक्स बेस को बढ़ाया जा सकता है। निश्चित तौर पर मतलब 4 करोड़ किसानों को इसका फायदा होगा, कहने को जो आंकड़े बताते हैं, और जैसे चिदम्बरम साहब कह रहे थे कि हर एसएससी को 4000 रुपए का भी फायदा होगा। आपका शुक्रिया नमिता जी, आप आए। आपका भी चौधरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। कयूर बख्शी साहब धन्यवाद। प्रोफेसर जेडी अग्रवाल आपका भी शुक्रिया। तो ये थी हमारी खास पेशकश बजट पर। हमने ये जानने की कोशिश की कि बजट की जो आज घोषणाएं की गई हैं उसके पीछे क्या कारण रहे, और इसकी सारी जो आज जो अनाउंसमेंट्स रही उनको हमने आपको सरल अंदाज में और उसकी बारीकियों को सरल कर आपके सामने पेश करने की कोशिश की। हालांकि नमिता जी बता नहीं रही हैं कि क्या महिलाएं वोट देंगी, लेकिन बहुत सी चीजें हैं। माइनॉरिटीज के लिए काम किया गया है, कहा गया है कि जो विमेन स्पेसिफिक स्कीम्स है वो भी लाएंगे, बच्चों के लिए कुछ खास किया गया है, SC ST स्कीम्स के लिए बढ़ावा दिया गया है। तो तमाम ऐसी चीजें हैं। अब ये कहें कि एक लिटमस टेस्ट की तरह हो गया है कि क्या ये सब चीजें जो है वो वोट्स में ट्रांसलेट करती हैं कि नहीं करती हैं, सौरभ ये देखने वाली बात होगी। ऐसे में जबकि कई विधानसभा चुनाव भी हैं, कई लोक और एक लोकसभा चुनाव बहुत पास लग रहा है। लोकसभा चुनाव जिस प्रकार से हम देखें अगले साल होने हैं, और कहा यह भी जा रहा है कि पब्लिक मेमोरी भी थोड़ी शॉर्ट होती है। अनाउंसमेंट्स, बड़ी घोषणाएं आज कर दी गई हैं, कितना फायदा आखिर उन तक पहुंचेगा। पर कोशिश सरकार की यही रही है, जिस प्रकार से रेल बजट में लोक लुभावन रहा, चिदम्बरम साहब भी लगता है लालू यादव से कहीं पीछे नहीं रहे। चलिए, उन्होंने भी ताल के साथ ताल मिलाया है। चलिए, वैसे एक जाते जाते आखिरी एक ले लेते हैं अपने एक्सपर्ट से कमेंट। ऐसे में जबकि अब जून 2008 तक कहा गया है कि वेवर्स जो हैं वो इफेक्टिव हो जाएंगी, आपको लगता है कि चुनाव बहुत पास हैं? मतलब जनरली क्या फील करते हैं आप? आपको क्या लगता है? कोई एक डर लग हो सकता है कि जैसे इन्होंने बोला पब्लिक मेमोरी बहुत शॉर्ट है, शायद ये भी ध्यान में रखा गया होगा अगर बाई चांस ये इलेक्शन जल्दी करना पड़ा तो उसके लिए रेल बजट, फाइनेंशियल बजट, जो फिजिकल बजट जब बना है वो कोई काम में आ जाए। और आप क्या कहेंगे अग्रवाल साहब? देखिए, ये जो बजट है, मैं ओवरऑल ये कहूंगा कि बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें कुछ वीकनेसेस हैं जी। और सर क्या कहेंगे, क्या लगता है कि चुनाव पास है? चुनाव प्रोविजंस मेरे हिसाब से फास्ट हो सकता है, लेकिन आप जो मुद्दा छेड़ रहे थे जी किसान वाला, तो जी बख्शी, बहुत किसानों को बैंक लोन का एक्सेस नहीं है। ये आपने बिल्कुल, जो किसान को बैंक लोन का एक्सेस है उनको आप माफी दे रहे हो, न केवल माफी दे रहे हो,
वो आगे बैंक लोन लेने के लिए भी हकदार होंगे। एलिजिबल हैं। उसके सामने प्राइवेट डेट में डूबे हुए किसान जी बख्शी साहब, ये 60,000 करोड़ रुपया इस्तेमाल कर सकते हैं। प्राइवेट लेंडर्स की बात कर रहे हैं बख्शी साहब। उन्होंने शिरकत की कार्यक्रम में। समय फिलहाल इतना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका भी शुक्रिया ये कार्यक्रम देखने के लिए, दिन भर समय के साथ बने रहने के लिए। हम आपको अंत में छोड़े जाते हैं, उन क्षेत्रों पर नजर डालें जिनमें मंदी रही, जिनमें तेजी रही, और समय पर बजट से जुड़ी खबरें और तमाम दूसरे भी देश दुनिया की खबरें जारी हैं। आप बने रहें समय के साथ। फिलहाल शुक्रिया। सारा प्रणाम।